Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. रवीश कुमार का वीडियो देखिए। राहुल गांधी और अमित शाह को लेकर हुआ संसद में बहुत बड़ा हंगामा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमित शाह वोट चोरी पर अगर राहुल गांधी से डिबेट कर ही लेते तो क्या हो जाता। उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि सामने से राहुल गांधी उठेंगे और वोट चोरी पर डिबेट के लिए चैलेंज कर देंगे। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. क्या यह बात अमित शाह को परेशान करती होगी कि राहुल गांधी के चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए, या वोट चोरी के आरोपों का कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, तो चैलेंज क्यों स्वीकार करते? अगर आप साहित्यकार नहीं हैं, राजनीति में हैं, तो आपको यह सवाल परेशान करना चाहिए कि सत्ता के हर सामर्थ्य से लैस अमित शाह राहुल के चैलेंज पर बिफर क्यों गए? विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अमित शाह के पास पूरा देश है, मगर वोट चोरी पर ठोस जवाब नहीं। जवाब होता तो राहुल गांधी के चैलेंज को स्वीकार कर लेते और सदन के बाहर एक डिबेट हो ही जाता। उनकी यह बात ठीक थी कि सदन में उनके भाषण का क्रम क्या होगा, इसे वही तय करेंगे, और इसी तरह राहुल गांधी ने अपने भाषण का क्रम तय किया और सारी संस्थाओं पर आरएसएस के कंट्रोल वाली बात को ले जाकर वोट चोरी से जोड़ा। लेकिन अगर अमित शाह राहुल गांधी से बहस को स्वीकार कर लेते तो क्या होता? अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं और साहित्य की दुनिया से हैं, तो आपको यह सवाल रोमांचित करना चाहिए। एक गाना याद आ रहा है, 1976 का है, जॉनी वेकलिन का, इन जायर। यह गाना मोहम्मद अली और जॉर्ज फोरमैन की फाइट पर लिखा गया है। 30 अक्टूबर 1974 को जायर में यह फाइट हुई, जिसे आज कॉन्गो के नाम से आप जानते हैं। अमेरिका के दोनों महानतम बॉक्सर की फाइट कॉन्गो में हुई, जिसे जंगलों के लिए भी जाना जाता है। तो उस रात हुई फाइट ने बॉक्सिंग की दुनिया का इतिहास बदल दिया। गाने में बताया गया है कि उस रात बिजली 2 बार चमकी, पहले बॉक्सिंग रिंग में और फिर लड़ाई के बाद। असल में क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उस फाइट को 20वीं सदी की महानतम खेल घटना मानी जाती है। उम्मीद नहीं थी कि अली जीत जाएंगे। जनता फोरमैन के साथ थी। अली अपने गुरु एलाइजा के साथ आए और जीत गए। अपने दम पर 8वें राउंड में फोरमैन को नॉकआउट कर दिया, हरा दिया। अली ने अपनी इस जीत को रंबल इन द जंगल कहा। कॉन्गो के जंगल और रंबल यानी सड़कों पर होने वाली फाइट को कहते हैं रंबल इन द जंगल। खेल का उदाहरण आपको इसलिए दिया कि अगर उस रात रेफरी ने बेईमानी की होती, फोरमैन के पक्ष में फैसला दे दिया होता, तो क्या होता? मोहम्मद अली नहीं जीतते और फोरमैन विजेता घोषित कर दिए जाते। भारत के चुनाव में इस समय आप नहीं कह सकते कि रेफरी यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष है। फिर अगर वोट चोरी पर राहुल गांधी के साथ अमित शाह अगर डिबेट स्वीकार कर लेते, तो बहस का नया स्तर आपको देखने को मिलता। दिल्ली में ही जायर की फाइट का नजारा बनता। लोग बिना एयर प्यूरिफायर और मास्क लिए जहरीली हवा में डिबेट देखने आते। राहुल गांधी को बॉक्सिंग आती है, इसका मतलब यह नहीं अमित शाह उन्हें मोहम्मद अली समझ लें। अमित शाह चुनाव जीतने में माहिर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि अमित शाह की तुलना मोहम्मद अली से कर दी जाए। हो सकता है उन्हें यह तुलना पसंद भी ना आए, लेकिन तथ्य यही है कि अमित शाह ने राहुल गांधी की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनाव जिताए हैं। मगर प्रश्न है कि क्या उन चुनाव में बराबरी थी? फ्री एंड फेयर चुनाव हुए? मीडिया के जरिए किस तरह का खेल खेला गया? बॉक्सिंग, अकीडो और जिजित्सु जानने वाले राहुल गांधी भले चुनाव ना जीत रहे हों, मगर वोट चोरी के मामले पकड़कर उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को बॉक्सिंग रिंग में घेर लिया है। देश जानना चाहता है किस मुद्दे पे? रुपए की कीमत जो घट रही है और डॉलर जो बढ़ रहा है कीमत उसका, उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने? आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और
एग्जीक्यूटिव प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा है, इधर भी। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया है और संसद में भी उसकी चर्चा की। अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने चुनाव सुधारों के लिए अलग से 3 सवाल रखे। बड़ा सवाल यह था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को हटाया गया, विपक्ष की आवाज दबा दी गई, इस कानून को अब वापस लिया जाए। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है, देश उसके लिए प्रधानमंत्री पर भरोसा करता है, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करेगा। यह तर्क बेकार है। इस तर्क के आधार पर फिर विपक्ष भी देश में नहीं होना चाहिए, मीडिया को भी देश में नहीं होना चाहिए। देश को सिर्फ एक काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहिए, प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद यही बता देते कि न्यूक्लियर बटन नरेंद्र मोदी के पास रहते हुए भी इंडिगो ने लाखों यात्रियों को कैसे पैदल कर दिया, उनकी आवाज कौन उठाएगा? इन सब उत्तरों से साफ है कि बीजेपी के पास ठोस जवाब नहीं। अमित शाह का भाषण सुनकर लगा भाव खूब हैं, तथ्य भी हैं, मगर यहां वहां से बचकर निकलते हुए तथ्य हैं। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान भारतीय परंपरा के सबसे सम्मानित और हर पल याद किए जाने वाले रिश्तेदार को याद कर लिया, जिसे कुछ लोग गाली मानते हैं। राहुल गांधी ने उस शब्द का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। अमित शाह घबरा गए। सोशल मीडिया में अमित शाह का वह हिस्सा वायरल है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब इस देश में कोई संस्था ही नहीं बची तो एक गाली को लेकर क्या लड़ना? उस गाली को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन उस शब्द के इस्तेमाल से मुझे कुछ देर के लिए उम्मीद हो गई कि अमित शाह स्ट्रीट फाइट वाले नेता हैं, राहुल गांधी के साथ डिबेट के लिए तैयार हो जाएंगे। ताकतवर नेता के रूप में देखे जाने वाले अमित शाह इस बात को कैसे पचा पा रहे होंगे कि सब कुछ होते हुए भी राहुल से डिबेट नहीं कर पाए। उनके पास क्या नहीं है? पावर है, हजारों करोड़ रुपए का चंदा है, मंत्री, मुख्यमंत्री, लाखों कार्यकर्ता, दीवार, जंजीर, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, धुरंधर, दर्जनों फिल्मों का सपोर्ट है। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पर डिबेट नहीं कर पाए। भले अमित शाह के पास जावेद अख्तर नहीं है, लेकिन कोई कृष्ण मुरारी शर्मा इस तरह के संवाद लिखने वाला मिल ही जाता कि भ्राता तुम ताम्रपत्र पर हस्ताक्षर करोगे या नहीं, और भ्राता याचना करता मुझे कांग्रेस से बीजेपी में ले चलो, मगर कारागार मत भेजो। विपक्ष के खेमे में और कभी कभी बीजेपी के नेता भी अमित शाह का विवरण इसी तरह देते हैं जैसे उनसे हर कोई डर जाता हो। बीजेपी, आईटी सेल और गोदी मीडिया सब मानते हैं कि राहुल गांधी कमजोर नेता हैं, उन्हें बोलना नहीं आता। तब फिर गोदी मीडिया को डिबेट करना चाहिए कि अमित शाह ने राहुल गांधी का चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार किया। पता नहीं अमित शाह इस तरह के विशेषणों और विवरणों को कितना पसंद करते होंगे, लेकिन अपने राजनीतिक हितों को लेकर उनमें निर्ममता का बेहद कोमल रूप तो दिखाई देता है। निर्ममता का कोमल रूप उच्च साहित्यिक प्रतिभा से ही गढ़ा जा सकता है या फिर उच्चतम सियासी सफलता से। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जब विजेता की जीत पर सवाल उठ जाए, उस जीत का मान नहीं रह जाता। अमित शाह जानते हैं चोरी का आरोप छोटा नहीं होता, उनकी सफलता की विश्वसनीयता दांव पर है। राहुल गांधी ने उनके सामने कहा है वोट चोरी से आप लोग सत्ता में हैं। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. By saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. क्या अमित शाह के पास इसका शानदार मौका नहीं था कि राहुल गांधी के साथ डिबेट के चैलेंज को स्वीकार कर लेते? दिल्ली में ना सही, यह डिबेट कांगो के जंगलों में ही हो जाता, जहां फोरमैन और अली के बीच ऐतिहासिक फाइट हुई। हम सभी देख रहे थे कि अवैध रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया,
उसके जरिए बीजेपी को कई हजार करोड़ का चंदा मिला। यह पहली गैर बराबरी थी। गोदी मीडिया का रोल भी इस गैर बराबरी को बड़ा करने में है और अब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है। 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया, और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी, और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। दिसंबर 2024 में जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा विधानसभा के सीसीटीवी फुटेज, चुनाव की वीडियोग्राफी, फॉर्म 17C 6 हफ्ते के भीतर महमूद प्राचा को दिया जाए, तो 10 दिन के भीतर कानून मंत्रालय आदेश जारी करता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 93 में संशोधन कर देता है कि चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। 45 दिनों के भीतर याचिका दायर करनी होगी। 45 दिन के बाद आप इसकी मांग नहीं कर सकते। कर्नाटका के केस में आपने देखा 2 साल बाद वोट चोरी का मामला सामने आया, तब 45 दिन के नियम का क्या मतलब रह जाता है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदमी को दस्तावेज देने के लिए कहा तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अमित शाह का यह कहना कि लाखों बूथ का सीसीटीवी फुटेज बिना कारण के अगर हर नागरिक मांगने लगेगा तो कौन सा चुनाव आयोग दे सकता है? यह तर्क जमता नहीं है। आपने एक को वीडियो फुटेज नहीं दिया, महमूद प्राचा को। आप हर नागरिक के बजाय राजनीतिक दलों को बूथ का वीडियो फुटेज दे सकते थे, मगर इसकी नीयत थी नहीं और नष्ट करने का औचित्य तो समझ ही नहीं आता। अगर आयोग चाहता तो सारी फुटेज वेबसाइट पर डाल देता, जहां से कोई भी ले सकता था, देख सकता था। कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब। मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भड़ाम से दे दिया। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। मान्यवर, उन्होंने कहा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया, तब स्पष्ट चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन? कि चुनाव सीज होने के बाद कोई पुनः मतदान की अर्जी करता है कि भाई ये मतदान मथक में चुनाव ठीक नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग आंतरिक प्रबंधन के लिए, संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह तो और भी विचित्र बात है। बूथ के आसपास लूट ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। उम्मीदवार के प्रचार की रिकॉर्डिंग की जाती है कि खर्चा सही से किया जा रहा है या नहीं, या प्रचार के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई चुनाव आयोग पर शक करे तो इस वीडियो की मांग क्यों नहीं कर सकता है? अमित शाह ने एक और संदर्भ नहीं बताया कि जब महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर भीड़ बढ़ने की अफवाह उड़ी, तब सीसीटीवी फुटेज का सवाल उठा कि लाइए हम भी देखना चाहते हैं कि हर पोलिंग बूथ पर कितने लोग आ गए थे, जिन लोगों ने वोट किए। और 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि संभव ही नहीं है कि इतने कम समय में इतने लोगों की वोटिंग हो जाए। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और हम चुनाव के डेटा को 45 दिन से ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं। नेता विपक्ष ने क्या कहा
कि आपको क्या दिक्कत है कि डेटा 45 दिन से ज्यादा कर रहे हैं? सीधा सवाल। इसका भी जलेबी बना बनाकर जवाब अमित शाह जी दे रहे थे। अमित शाह जी, इसका सिर्फ एक जवाब है, और वो जवाब ये है और सवाल ये है कि आपने कानून क्यों बदला? आपने कानून को बदला जिससे कि 45 दिन से ज्यादा वो फुटेज ना रखी जा सके। आपने कहा कि भाई चुनाव में 45 दिन तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें बाद में निकल कर आ रही हैं, तो आपने तो जो मूल एविडेंस, जो प्राइमरी एविडेंस है, उसी को खत्म कर दिया। भाई इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि 7, 8, 9, 10% वोट शेयर कैसे, वोट मतदान जो है वो कैसे बढ़ जा रहा है, और उसका जवाब सीसीटीवी फुटेज देख के सामने आ जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ा, 2-3 बजे तक सुबह लाइन में लोगों को लगा रहना चाहिए था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी गई। आप लोगों ने कानून बनाया कि पहले लोगों के हाथ डेटा ना आए, चुनावी डेटा उनसे अलग किया जाए और फिर सीसीटीवी फुटेज डिलीट की जाए। अमित शाह ने इस पर भी कुछ नहीं कहा कि असम में आईआर हो रहा है और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। अमित शाह ने एसआईआर के लिए जो बीएलओ एसआईआर के दौरान मारे गए हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। अभी भी आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि यूपी के निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर की तारीख और बढ़ाने की मांग की है। गोदी मीडिया आपको इस तरह से नहीं बताएगा, बार बार याद नहीं दिलाएगा। राहुल गांधी ने मशीन से पढ़ने वाली मतदाता सूची देने का सवाल उठाया। अमित शाह ने इस पर कुछ नहीं कहा। अगर आप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी देंगे, जैसे पेपर वाली कॉपी देंगे, तो चुनाव भी बैलेट पेपर से करा लीजिए। मशीन पर इतना भरोसा करते हैं और मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची भी नहीं देते। No prime minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि सीईसी को यह छूट 2003 में ही दी गई। चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में इम्यूनिटी मिली थी। मोदी सरकार ने इसे बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के एक्ट में जोड़ा। क्या अमित शाह का यह सही जवाब है? आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरेखित किया है मान्यवर। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते मान्यवर। मान्यवर ये वाक्य आप निकाल सकते हैं, ये वाक्य निकाल सकते हैं मान्यवर। मान्यवर फिर ये सब हो रहा कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार कर लूं, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। अमित शाह ने डुप्लीकेट वोटर को लेकर जो कहा उस पर हमने 11 दिसंबर के वीडियो में चर्चा की है, और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बिहार चुनाव के दौरान ऐसे कई वीडियो बनाए हैं। आप हमारा यह सब वीडियो भी इसी के साथ देखिए।
नेहरू और इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर अमित शाह जिस तरह से वोट चोरी का नाम दे रहे थे, उससे लग रहा था कि उनके पास जवाब नहीं। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। कब तक अमित शाह इन बातों को दोहराते रहेंगे? कांग्रेस ने किसे प्रधानमंत्री बनाया, नहीं बनाया, यह संघ का मुद्दा क्यों है? फिर तो आडवाणी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया? क्या वो भी वोट चोरी थी? कितनी बार इन बातों का जवाब दिया जाएगा? फिर भी ये सारी बातें दोहराई जाती हैं। इस पर गांधी से लेकर पटेल के अपने अपने जवाब हैं। उस घटना का आज की वोट चोरी और एसआईआर से क्या संबंध है? क्या गांधी नेहरू के लिए वोट चोरी कर रहे थे? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट था, ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट। इसके तहत उस समय के लोगों ने जुबानी बातचीत की जो आजादी की लड़ाई से संबंधित थे, ताकि उनका पक्ष भी रिकॉर्ड पर रहे। केएम मुंशी से यह बातचीत 18 अक्टूबर 1966 को की गई। 1971 में उनका निधन हो गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत केएम मुंशी से पूछा गया, क्या 1946 में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की कोई बात थी? इस पर केएम मुंशी जवाब देते हैं, नहीं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। सरदार खुद यह बात कभी स्वीकार नहीं करते। सच तो यह है कि जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा, क्या आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने हंसकर कहा कि आपको पता है कि क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जवाहरलाल को काफी पहचाना जाता है और विदेश में नेहरू भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, और जहां तक मैं उनको जानता हूं उनके लिए ज्यादा अच्छा यही है मैं उनके साथ रहूं, ना कि उनके विपक्ष में। केएम मुंशी सरदार पटेल के बारे में कह रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का कभी कोई विचार ही नहीं आया, बल्कि वे भी कहते थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनना चाहिए। अमित शाह इतिहास को कहां से कहां घुमा देते हैं। इसी से लगता है उनके पास वोट चोरी के जवाब नहीं। अगर हर चीज को वोट चोरी का नाम दिया जा सकता है, तब तो मोदी सरकार के फैसले से टाटा समूह को 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है, और उसके कुछ हफ्तों बाद टाटा समूह का एक ट्रस्ट बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा देता है। क्या यह भी वोट चोरी है? नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने? अगर यह वोट चोरी है तो लाल कृष्ण आडवाणी कैसे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए? क्या यह भी वोट चोरी नहीं? जेपी नड्डा इतने दिनों से अस्थायी अध्यक्ष हैं, क्या उन्हें अस्थायी रूप से इस पद पर रखकर किसी और के लिए वोट चोरी हो रही है? किसी और को अध्यक्ष बनने से रोका जा रहा है? इन उदाहरणों से भाषण में जोश आ सकता है, लेकिन ये वोट चोरी के जवाब नहीं हो सकते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है, और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने, हमने हाँ भर दी। क्या यह बात सही है कि सरकार नियमों के तहत चर्चा मान लेती है? सुनने में लगता है अमित शाह ठीक कह रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ और है। किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष के पास 267 का हथियार होता है, जिसके तहत वो मांग करता है कि दिन की कार्रवाई को स्थगित कर राष्ट्रीय जरूरत के किसी मुद्दे पर बहस हो। क्या सरकार 267 के तहत चर्चा की मांग को स्वीकार कर लेती है? क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में वेंकैया नायडू और धनखड़ के कार्यकाल में 267 पर एक भी डिबेट नहीं हुआ? तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने 10 सितंबर को एक ब्लॉग में लिखा कि 2009 से 2016 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के 110 नोटिस पर बहस हुई,
लेकिन अगले 8 वर्षों के दौरान यानी 2017 से 24 के बीच यह संख्या गिरकर सिर्फ 36 रह गई। टेलीग्राफ की यह रिपोर्ट देखिए, जब वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति बने तब उनके चौथे साल में उन्होंने 267 के तहत दिए गए कई सौ नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। डेरेक ने लिखा कि नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के मौजूदा सत्र में 267 के तहत दिए गए सभी नोटिस खारिज कर दिए गए, ये कहते हुए कि ये नियम के तहत नहीं किए गए। आप उस दिन चर्चा के लिए लिस्टेड किसी मुद्दे पर ही 267 का नोटिस दे सकते हैं, अलग टॉपिक पर नहीं। तो विपक्ष यही कहता है कि आप विपक्ष के मुद्दों को लिस्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें 267 का ऑर्डर देना पड़ता है। अब देखिए, राज्यसभा में ही पिछले साल जुलाई में 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग की गई। तब अचानक इस्तीफा देकर गायब हो जाने वाले तब के सभापति धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जब डेरेक बोलने लगे तब खुद धनखड़ ने ही कहा इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। तब पीयूष गोयल ने मोशन जारी किया इन्हें सस्पेंड किया जाए, लेकिन उस मोशन पर वोट नहीं हुआ तो डेरेक ओब्रायन सस्पेंड नहीं हुए। तो अमित शाह ने जब कहा कि एनडीए चर्चा से नहीं भागती है तो आपको इन तथ्यों का भी संदर्भ अपने सामने रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने इतने सारे सबूतों के साथ सवाल उठाए, उसका जवाब साफ साफ नहीं दिया जा रहा है। इधर उधर की बातों को वोट चोरी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस अगर मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची मांग रही है, दी जानी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी चुनाव आयोग को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। अमित शाह के भाषणों को सुनकर लगेगा कि उन्होंने वोट चोरी पर जवाब दे दिया। अपनी सुविधा से उन्होंने कुछ उदाहरणों का चुनाव किया कि एसआईआर में जो आरोप लगाए गए नाम काटे जाने के गलत पाए गए। हो सकता है कुछ आरोप गलत पाए गए हों, मगर सारे आरोप गलत नहीं थे। जुलाई के महीने से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अगर सारे आरोप गलत होते तो बहस नहीं चलती। क्या यह सच नहीं कि जो लोग जिंदा थे उनके नाम मरने वालों की सूची में आ गए तो उन्हें भी कोर्ट के सामने पेश किया गया था? अमित शाह ने इसका जिक्र नहीं किया। भारत आईटी सेक्टर में माहिर माना जाता है और उसका चुनाव आयोग कहे कि उसके पास डुप्लीकेट वोटर पकड़ने का सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आयोग के पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो किसी और के पास हो सकता था। क्या इतना मुश्किल है इसे हासिल करना? आयोग की यह बात समझ से बाहर है। विपक्षी दलों के पास उतना संसाधन नहीं और मशीन से पढ़ा जा सकने वाला वोटर लिस्ट नहीं दिया जाता। इन आरोपों का जवाब यह नहीं कि हो सकता है पहले भी बूथ लूटे जाते थे। वोट चोरी के आरोपों का जवाब आज के सबूतों से दिया जाना चाहिए। आप जितना पिछली बार का उदाहरण देंगे उतना ही लगेगा आपके पास वोट चोरी के आरोपों का जवाब नहीं है। इसके लिए आपके पास सारी ताकत है, सारा देश है, मगर राहुल गांधी से इस मुद्दे पर डिबेट करने का साहस नहीं। इसलिए अमित शाह चैलेंज स्वीकार नहीं करते हैं। मोहम्मद अली और फोरमैन की फाइट होते होते रह गई। अमेरिका की तरह डिबेट की मांग बीजेपी ही करती थी। लगता था उसके पास प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं और विपक्ष के पास नहीं है। कांग्रेस भी हमेशा चुप रह जाती थी। जब से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उठकर डिबेट के लिए चैलेंज देना शुरू किया है, बीजेपी पीछे हटने लगी है। शायद अब बीजेपी अमेरिका की तरह चुनाव नहीं चाहती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन और रूस के चुनावों का गहन विशेष अध्ययन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।